नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। और आज अध्याय 10 के साथ आपका स्वागत करेंगे। वह अध्याय है संविधान का राजनीतिक दर्शन। प्यारे बच्चों, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा पूर्णतया और उसके अंतिम में जो बात निकल कर आई कि वह कॉन्स्टिट्यूशन है किस तरीके से एक फिलोसॉफी के रूप में काम कर रहा है, किस तरीके से संविधान है वो एक दर्शन के रूप में काम कर रहा है। जिस तरीके से दर्शन होती है, जो नैतिक नियमों का एक अवधारणा ही है जो दर्शन के अंतर्गत दी हुई, नैतिक मूल्यों की है वो व्यवस्था दर्शन पढ़ने का काम करता है। उसी तरह किसी भी देश का संविधान है वो भी क्या होता है, वहां के नागरिकों के लिए एक दर्शन की है वो बात रखने का काम करता है। तो दर्शन को हम पढ़ेंगे क्या है, संविधान का एक राजनीतिक दर्शन। इससे पहले आपकी चीज एक समझ में आ जानी चाहिए कि दर्शन क्या है। दर्शन को यदि सामान्य शब्दों में पढ़ो, क्योंकि दर्शन अपने आप में बहुत ही गूढ़ बात है, लेकिन एक सामान्य शब्दों में आप पढ़ो तो दर्शन कहेंगे कि नैतिक नियमों का है अध्ययन किया जाता है, वह दर्शन है। क्या है? नैतिक नियमों का संग्रह क्या है? दर्शन है। अब आप कहोगे सर नैतिक का क्या मतलब हुआ? नैतिक का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति के जीवन और मूल्यों को बढ़ाने का काम करता है। जैसे कि मैंने कहा कि आप हैं वो माता पिता का सम्मान करो, गुरुजनों का सम्मान करो, आप किसी के साथ थे वो सभ्यता से सदाचार के वचन बोलो। ये क्या है? बड़ों का सम्मान करना। ये अपने आप में एक नैतिकता है, ये नैतिक मूल्य है। तो इसी तरह की जो दर्शन सिखाती है वो भी नैतिक मूल्यों का जो संग्रह है वो दर्शन के अंतर्गत है। इस अध्याय को हम इस तरीके से देखेंगे कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी देश का संविधान दर्शन फिलोसॉफी के रूप में काम कर रहा है। जिस तरीके से जो संविधान है वह हमें मूल्य सिखा रहा है। मूल्य क्या सिखा रहा है? संविधान मूल्य ये सिखा रहा है कि समानता होनी चाहिए, सभी के साथ है वो समान रूप से बर्ताव होना चाहिए, सभी को है वो स्वतंत्रता होनी चाहिए, सभी के साथ सामाजिक न्याय होना चाहिए। ये दर्शन कहता है सभी के साथ किसी भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये संवैधानिक दर्शन कह रहा है, ये संविधान का दर्शन कह रहा है। ये संविधान का मूल्य है कि धर्म चाहे कोई भी हो लेकिन राज्य की दृष्टि में सभी धर्म सम्मान हो। ये क्या है? ये संविधान का दर्शन है। तो जो संविधान के अलग अलग मूल्य है वही क्या है? उसके दर्शन है। और भारत के संविधान के जो देखेंगे कि हमारे संविधान के जो दर्शन के रूप में काम कर रहे हैं वो क्या है, आप देखोगे हमारा संविधान किसकी पर बात बल दे रहा? सीधी बात है, पहली बात निकल कर आई हमारे मौलिक अधिकारों में कि समानता की दर्शन दे रहा है। समानता का संप्रत्यय कौन दे रहा है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। स्वतंत्रता का संप्रत्यय कौन दे रहा है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। भाईचारा का संप्रत्यय कौन दे रहा है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी धर्म हो इस देश के अंतर्गत, लेकिन संविधान ये कहता है कि सभी धर्म है वो भारत राज्य या संविधान की दृष्टि में सभी समान है। सभी आपस में क्या है? भाईचारे से रहेंगे, भ्रातृत्व की भावना से काम करेंगे। ये क्या? ये संविधान की फिलोसॉफी है प्यारे बच्चों। तो ये जो हम है वो मूलतः इस अध्याय में ये पढ़ने का काम करेंगे किस तरीके से संविधान है वो समाज में न्याय कायम करने का काम कर रहा है। कैसा न्याय? समाज में न्याय, सामाजिक न्याय की कॉन्सेप्ट की जो बात कर रहा है वो संविधान कर रहा है। तो ये क्या? ये संविधान का दर्शन है एक तरीके से। तो कहेंगे बात संविधान के दर्शन से अभिप्राय ये हुआ कि जिस तरीके से दर्शन व्यक्ति के नैतिक नियमों को जो प्रतिपादित करने का काम कर रहा है, उसी तरीके से किसी भी देश का संविधान वहां के नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता की जो बात कर रहे हैं वह संविधान कैसा कहलाएगा? वही संविधान का दर्शन कहलाएगा, वही कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसॉफी होगी। तो अब ये बात ये देखी गई, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तब उसमें है वो कुछ चीजें इंक्लूड की गई। और जो हमारा सेकंड पार्ट है इस 11th क्लास का मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे किस तरीके से समानता का संप्रत्यय किस तरीके से आया, समानता किसे कहा जाएगा, समानता के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई, स्वतंत्रता की मैं बात करूंगा कि नेल्सन मंडेला जैसा व्यक्ति, जो एक व्यक्ति अपने जो युवा अवस्था के अंतर्गत अच्छा सुख सुविधापूर्ण जीवन जीना चाहता है, वही मंडेला जैसा व्यक्ति रंग भेद की नीति के कारण है 28 साल तक जेल के अंतर्गत सड़ता रहा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम करके एक पुस्तक लिखी, वो गांधीवाद से प्रेरित था। ऐसी की ऐसी एक महिला थी जो दिल्ली के अंतर्गत एक कॉलेज से पढ़कर गई जिसका नाम था आंग सान सू की। कहा कि वो म्यांमार की एक लेडी थी और वो लंबे समय तक है
फ्रीडम फ्रॉम फियर, यानी जब तक व्यक्ति अपने भय पर विजय नहीं पाता तब तक है वह स्वतंत्रता को हासिल नहीं करता। लंबे समय तक है वो म्यांमार के अंतर्गत किस तरीके से बाद में लोकतंत्र कायम करने में सफल हो जाती है, और इसकी तो इतनी हालात खराब करके रखी थी आंग सान सू की कि लंबे समय तक है वहां के तानाशाह ने इसको जेल के अंदर डाल दिया गया। यहां तक कि इनके पति का जब कैंसर हुआ तो उनके इलाज के लिए जब इंग्लैंड जाने की नौबत आई तो नहीं जाने दिया, बच्चों से मिलने नहीं दिया। इतने इस तरह के लोग थे जो आखिर में किसके लिए, लोकतंत्र के लिए लड़ने का काम हुआ। वही उनकी जो थ्योरी थी वही कॉन्स्टिट्यूशन फिलोसॉफी की थी कि हम देश के अंतर्गत लोकतंत्र व्यवस्था कायम करेंगे और लोकतंत्र ऐसा होगा जो देश के सभी नागरिकों को क्या है स्वतंत्रता देने का काम करेगा और सभी नागरिकों को अधिकार होगा। तो वो भी क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसॉफी के लिए, पॉलिटिकल फिलोसॉफी के लिए उन लोगों ने लड़ाई लड़ी। तो हम देखेंगे भारत के संदर्भ में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति है वो भारत के लिए लंबी लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है और आखिर में उन्हीं के बैनर तले है वो राष्ट्र स्वतंत्र हुआ। तो वो गांधीवाद की जो फिलोसॉफी आएगी वो भी हमारे इसके अंतर्गत आएगी। मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से गांधी दर्शन है जिसने एक तरीके से हमारे संविधान में पूरी झलक है वो दिखने का काम कर रहे हैं। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत है वो गांधी जी के दर्शन की फिलोसॉफी झलक रही है। गांधी जी का स्वावलंबन और ग्राम की जो स्वराज्य ग्राम की थ्योरी थी वो मैंने आपको बताई थी कि किस तरीके से स्थानीय शासन था उसमें गांधी का जो दर्शन की झलक मिल रही थी तो वो मिल रही थी। हालांकि वो अलग बात है कि लोगों को गांधी, लोग अक्सर हैं पढ़े लिखे वर्ग है वो गांधी को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं, लेकिन गांधी अपने आप में एक व्यक्ति नहीं होकर एक बहुत बड़ा विचार का समूह था, बहुत बड़ा फिलोसोफर था। उस दृष्टिकोण से भी मैं आपको बताऊंगा। तो संविधान का राजनीतिक दर्शन की सामान्य चीज ये हुई कि संविधान के वे मूल्य जो धर्म, स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय कायम करने का काम करते हैं वही राजनीतिक दर्शन कहलाते हैं। तो राजनीतिक दर्शन की सामान्य परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। तो सामान्य परिभाषा ये हो जाएगी कि संविधान के वे मूल्य जो लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता व सामाजिक न्याय की स्थापना का काम करते हैं राजनीतिक दर्शन कहलाते हैं। संविधान के वे मूल्य जो लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, निरपेक्षता, सामाजिक न्याय आदि की स्थापना करने वाले संप्रति संविधान के राजनीतिक दर्शन माने। संविधान के वे मूल्य जो लोकतंत्र की स्थापना करने, समाज में समानता कायम करने के लिए, चाहे अमीर वर्ग हो, चाहे गरीब हो, चाहे उच्च वर्ण जमींदार जागीरदार हो या निम्न वर्ग के हरिजन दलित वर्ग हो, समाज में सभी को स्वतंत्रता हो, समाज में भाईचारा हो, समाज में के धर्म निरपेक्षता, किसी भी धर्म ऊंचा नीचा नहीं हो, सभी धर्म सम्मान हो, राज्य की दृष्टि में कोई विशेष धर्म नहीं हो और समाज में कैसी सामाजिक न्याय आदि की स्थापना करने वाले संप्रति करने वाले तत्व संविधान के राजनीतिक दर्शन माने जाते हैं। और जो हमारा मूल मुद्दा होगा वो राजनीतिक दर्शन होगा। तो आपके बाद जहन में ये आने चाहिए कि जो राजनीतिक दर्शन है वह क्या है, संविधान के मूल्य है जो कौन से, लोकतंत्र को स्थापित करने, समानता स्थापित करने या स्वतंत्रता आदि करने वाले संप्रति आदि तत्व क्या है, समानता।
पिछले अध्याय इस पुस्तक के अंतर्गत हमने जाना था कि किस तरीके से 69 वर्षों में इन प्रावधानों ने किस तरीके से काम किया, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा और कॉन्स्टिट्यूशन ने किस तरीके से जो काम किया उनको देखा। हमने इस बात का भी अध्ययन किया कि संविधान कैसे बना था। लेकिन क्या कभी आपके मन में यह सवाल उठता है कि ब्रिटिश शासन से आजादी हासिल करने के बाद राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के नेताओं ने संविधान को अंगीकार करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? यानी यहाँ पर जो संविधान के दर्शन की बात ये कह रही है कि ये चीज आपको जाननी चाहिए कि ब्रिटिश शासन से हमने आजादी हासिल की और उसके बाद में जो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में हमारे जो नेताओं ने लड़ाई लड़ी, जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति थे, या अम्बेडकर जैसे अन्य जो लोग सभी स्वतंत्रता जो सेनानी थे, उन्होंने आखिर में ये क्यों महसूस किया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्वीकार करना चाहिए? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही किसी देश की व्यवस्था को एक सिस्टमेटिक ढंग से चलाने का काम करे, इसके लिए है वो कॉन्स्टिट्यूशन अंगीकार करने का काम किया। और उन्होंने खुद को आने वाली पीढ़ियों को भी संविधान से बांधने का फैसला है वो क्यों किया? आप इस चीज का भी आंसर देखिए कि आने वाली पीढ़ियों को संविधान से बांधने का काम इसलिए किया कि क्योंकि पूरे राष्ट्र के अंतर्गत एक जैसी शासन व्यवस्था और सभी नागरिकों के ऊपर सम्मान कानून लागू हो और सभी का है वो विकास होने का काम हो, सभी को स्वतंत्रता हो, समानता हो। इसलिए उन्होंने कहा कि सभी को एक संविधान से अंगीकृत, सभी को एक संविधान से बांधने का काम कीजिए। इस पुस्तक में बार बार आपका सामना संविधान सभा की बहसों से हुआ है और यह भी पूछा जा सकता है कि संविधान के अध्ययन के सिलसिले में संविधान सभा की बहस की गहरी परीक्षा करनी क्यों जरूरी है। कुछ एक ऐसे मुद्दे भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से संविधान सभा के अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि इस देश में अल्पसंख्यकों की यदि बात की जाए तो इस देश में कोई अल्पसंख्यक या कोई बहुसंख्यक नहीं है, केवल और केवल इस देश में संविधान ही संख्यक है, यानी संविधान ही होगा वो सर्वोच्च होगा। किस तरीके से हनुमंतैया ने भी अलग अलग बात की थी कि हनुमंतैया है या फिर के.एम. पणिकर है या अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर है या जवाहरलाल नेहरू है या राजेंद्र बाबू है या अन्य लोगों ने अलग अलग है वो संविधान सभा में बहस रखी और तर्क की तुला पर तोलने का काम हुआ कि किस तरीके से आखिर में कॉन्स्टिट्यूशन को करना चाहिए, क्योंकि कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन आज भी उन मूल्यों को पूरा नहीं कर पाया। इस अध्याय में सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर खोजा जाएगा, वह प्रश्न पूछना भी जरूरी है कि हमने जो संविधान अपनाया वह कैसा अपनाया। और सबसे बड़ा बात यहाँ पर है कि आखिर में जो हमने संविधान अपनाया है उसका स्वरूप क्या है और वास्तव में वह संविधान का उद्देश्य क्या था। क्या इन उद्देश्यों से इनका कोई नीति बोध जुड़ा हुआ है या फिर क्या अगर कोई नीति बोध स्वयं में है, क्या कौन से नैतिक दृष्टि से ये काम कर रहा है, क्या क्या है वो संविधान की सफलताएं रही, कौन सी कमजोरियां रही, और उन सिलसिलों को हमें वो कॉन्स्टिट्यूशन के दर्शन के रूप में देखने का काम करेंगे कि आखिर में कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से कमजोरियों को शामिल लाते हुए किस तरीके से मजबूतियां रही, किस तरह से कमजोरियां रही, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन है वो है एक सफल संविधान के रूप में इसने कार्य किया। इस अध्याय में आपके जो अध्ययन के बिंदु होंगे कि संविधान के अंतर्निहित दर्शन को समझना क्यों जरूरी है, संविधान की मूलभूत विशेषताएं क्या हैं, संविधान की आलोचना भी बताऊंगा और आपको सीमा भी बताऊंगा कि किस तरीके से जो संविधान का दर्शन है वो दर्शन क्या है। फिर मैं बताऊंगा कि संविधान की मूलभूत विशेषताएं क्या क्या है। संविधान के अंतर्गत एकल नागरिकता है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, संविधान की सर्वोच्चता दी हुई एकल नागरिकता है, फिर मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई, उसके नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है, एकरी नागरिकता होगी। तो ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन की जो विशेषताएं हैं वो भी मैं बताऊंगा। आखिर में किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की आलोचना भी की जाती है कि जो भारत का संविधान है वो वास्तव में भारतीयों का संविधान नहीं है। क्यों? क्योंकि जो संविधान सभा जो बनाने वाली थी वो संपूर्ण रूप से प्रत्यक्ष भारतीय जनता के द्वारा उसका चुनाव नहीं हुआ था, भारतीय जनता ने प्रत्यक्ष रीति से उसका चुनाव नहीं किया। इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि जो संविधान सभा है वो भारतीयों की तो ये आलोचनाएं की जाती है। कुछ लोगों ने कहा कि संविधान के अंतर्गत आपने इतने जो स्रोत है वो सब बाहरी देशों से ग्रहण किए। आपने देखा कि कनाडा से वो संघ ले लिया, अमेरिका से न्यायपालिका ली, इंग्लैंड से आपने संसद की व्यवस्था ली, अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया, फिर निर्देशक तत्व आपने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, फिर कर्तव्य है वो आपने सोवियत संघ से लेने का काम किया, बाद में अमेरिका से मूल अधिकार लिए। तो ये जो विद्वान है इनका कहना है कि जो वास्तव के अंतर्गत आपने ज्यादातर जो प्रावधान है वो कहां से, विदेशों से लिए। इसलिए इस बात की आलोचना की जाती है कि वास्तव में भारतीयों का ये संविधान था ही नहीं, आपने अलग अलग देशों की व्यवस्था से नकल करके उनमें लेने का काम किया। तो इस बात की आलोचना भी मैं आपको बताऊंगा और इस आलोचना का निराकरण भी करूंगा कि
कि क्योंकि अच्छी चीजें वो कहीं से भी ग्रहण की जा सकती है, ऐसा हमारे संविधान वेताओं का कहना था। और डॉक्टर अंबेडकर ने भी ये स्टेटमेंट दिया था संविधान सभा में कि अच्छी चीज कहीं से हो उसे ग्रहण करने में कोई भी परहेज नहीं होनी चाहिए। तो आपको भी अच्छी चीज ग्रहण करने में कोई परहेज नहीं होनी चाहिए। फिर संविधान की मैं आपको सीमाएं भी बताऊंगा कि कौन कौन सी जो संविधान की सीमा रही, वास्तव में क्या जो संविधान में व्यवस्था की थी धर्मनिरपेक्षता की, क्या धर्मनिरपेक्षता हासिल कर पाए, क्या संविधान ने यह व्यवस्था की थी कि नागरिकों के लिए समानता का बर्ताव होगा। आज भी आप देखिए गांवों के अंतर्गत कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिनके साथ आप भोजन करना भी पसंद नहीं करोगे, उन्हें अपने वस्त्र, उनके अपने जो बर्तन है वो यदि छूते तो भी आप उसको है वो अस्पर्श मानते अपवित्र होगी, जल को छू लेंगे तो अपवित्र मान। तो क्या वास्तव में जो संविधान है वो उन जो एक मानक तय किए गए, जो उद्देश्य तय किए गए थे कि देश में जाति जैसी व्यवस्थाएं समाप्त की जाएगी, देश में सभी के साथ समानता होगा, क्या ये चीजें समाज में स्थापित हो पाई या नहीं हो पाई, उन प्रश्नों का भी मैं तमाम रूप से इस अध्याय के अंतर्गत आपको जवाब देने का कार्य करूंगा। संविधान के राजनीतिक दर्शन का आशय है कि संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन से आशय जिसमें 3 बातें महत्वपूर्ण शामिल होती हैं। पहली बात तो यह है कि संविधान की कुछ अवधारणाओं के आधार पर बनाए और इन अवधारणाओं की व्याख्या हमारे लिए जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि हम संविधान में व्यवहार में किए गए पदों जैसे कि अधिकार है, नागरिकता है, अल्पसंख्यक है अथवा लोकतंत्र के संभावित अर्थ के बारे में सवाल करेंगे। यानी आपके संविधान का राजनीतिक दर्शन का मतलब ये हुआ कि संविधान की कुछ अवधारणाएं उनकी आधार अलग अलग आधार पर व्याख्या की गई। जैसे संविधान में हमारे कुछ अवधारणा दी गई है, अधिकार है, नागरिकता है, अल्पसंख्यक और लोकतंत्र। ये क्या है? ये संविधान के एक तरीके से राजनीतिक दर्शन को बताने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से दर्शन होता है वह व्यक्ति के नैतिक गुणों की बात करता है, उसके सद्गुण की बात करता है, उनके सदाचार की बात करता है, कर्तव्य निष्ठा की बात करता है, धर्म निष्ठा की बात करता है। उसी तरह जो राजनीति है उसी तरह संविधान है वह भी नागरिकों के लिए अधिकार की, नागरिकों के लिए आप देखोगे नागरिकता के प्रोविजन क्या होंगे अल्पसंख्यकों के लिए, और लोकतंत्र किस तरीके से होगा। वे जो चीजें हैं, ये जो तत्व हैं वो वास्तव में राजनीतिक दर्शन का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त हमारे सामने एक ऐसे समाज और शासन व्यवस्था की तस्वीर साफ साफ होनी चाहिए जो संविधान की बुनियादी अवधारणाओं की हमारी व्याख्या से मेल खाती है। संविधान का निर्माण जिन आदर्शों की बुनियाद पर हुआ उन आदर्शों पर भी हमारी गहरी पकड़ होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि संविधान जिन बुनियादों के ऊपर, जिन आदर्शों के ऊपर संविधान का निर्माण हुआ है उन आदर्शों के ऊपर भी हमारी गहरी समझ होनी चाहिए। और वे आदर्श कौन से आप देखोगे, लोकतंत्र है, समानता है, स्वतंत्रता है, ये क्या है? यही संविधान के आदर्श थे। इसके अलावा कोई अन्य संविधान के आदर्श नहीं लिखे हुए। तो आपसे पूछा जाएगा कि संविधान के आदर्श बताओ, तो आप क्या बताओगे? लोकतंत्र है, स्वतंत्रता है, समानता है, भाईचारा है या भ्रातृत्व की भावना, जो ये कहां से लेती है? हमने फ्रांसीसी गणतंत्र से। तो ये संविधान के हमारे बुनियादी आदर्श हैं कि किस तरीके से शासन व्यवस्था है वो इसके ऊपर टिकी हुई होगी। और इस सिलसिले में हमारी अंतिम बात ये भी होगी कि भारतीय संविधान सभा की बहसों के साथ जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए कि सैद्धांतिक रूप से किस तरीके से संविधान सभा के अंतर्गत अलग अलग विद्वानों के द्वारा है वो प्रत्येक मुद्दे के ऊपर बहस की गई थी। जब मूल अधिकार देने की बात हुई तब भी हमारे संविधान वेताओं ने उन पर गहरी बहस करके तर्क की तुला है, तर्क की कसौटी पर उसे तोड़ने का काम किया। और जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों की बात आई तो अभी संविधान सभा ने इस बात को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने का काम किया, जिसके अंतर्गत आप देखोगे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे व्यक्ति, उनका एक स्टेटमेंट था कि जो देखोगे कि आप पूरे देश के अंतर्गत कोई भी अल्पसंख्यक या कोई भी बहुसंख्यक नहीं है, केवल और केवल इस देश में एक ही व्यवस्था है, वह संविधान, और संविधान है तो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक सभी का क्या कर देगा? समाधान कर देगा। तो ये भी एक जो सिद्धांत था, ये एक दर्शन थी, वह भी हमारे संविधान सभा में निकल कर आई। संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का दर्शन भारतीय समाज और राज्य व्यवस्था को अन्य मूल्यों के बदले किसी खास होता या सिर्फ कुछ मूल्य समूह से दिशा निर्देशित करने का फैसला किया तो ऐसा इसलिए हो जाता है कि संविधानों में दर्शन है क्योंकि उनके पास इस मूल्य समूह को जायज ठहराने के लिए कुछ तर्क मौजूद है। तो ये कुछ एक व्यवस्था थी इनकी मूल्यों को निर्धारित करने का काम करें। भले ही इनमें बहुत से तर्क पूरी तरीके से स्पष्ट न हो, चाहे संविधान निर्माताओं के तर्क इतने कच्चे भी और अनगढ़ंत क्यों न हो, ये कल्पना करना मुश्किल है कि संविधान में अंतर्निहित मूल्यों को जायज ठहराने के लिए उनके पास पर्याप्त तर्क हैं, वो थे कि इनके पास थे संविधान वेताओं के पास।
यानी संविधान निर्माताओं की, चाहे आप देखोगे कोई तरफ कच्चे है या अनगिनत है या फिर कल्पना के आधार पर है, तो भी हम ये बात कहेंगे कि संविधान वेताओं ने उनको एक संविधान के मूल्य के रूप में जायज ठहराने का काम किया। जैसे आप देखोगे कि एक आया मुद्दा धर्मनिरपेक्षता, ये क्या, ये भी एक कल्पना की कसौटी पर आधारित है। धर्मनिरपेक्षता है, किसी भी धर्म को है वो राज्य क्या है संरक्षण नहीं देगा, राज धर्म नहीं होगा कोई भी। ये तो एक क्या था, एक फिलोसॉफी है। वास्तविक रूप में क्या ऐसा हो रहा, नहीं हो रहा। वास्तविक रूप में देखोगे तो सरकारें जो भी आते हैं वो धर्म के इर्द गिर्द ही कहानियां चलाती रहती है, धर्म के इर्द गिर्द ही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, तोड़ने का काम हो रहा है। आप देखोगे कभी कोई मंदिर के झगड़े में सरकार उलझी हुई है तो कभी कोई मस्जिद के झगड़े में उलझी हुई। यानी वास्तव में सरकार क्या करी, वास्तव में जो सरकार है, जो संविधान का तो मूल्य था कि धर्मनिरपेक्षता होगी, कोई भी सरकार राज्य को जो धर्म है उसको राज्य धर्म नहीं मानेगा, लेकिन सरकारों ने तरीका यही इजाद किया कि धर्मों के इर्द गिर्द राजनीति की और सारे संविधान को तोड़ने का, निचोड़ने का काम भी यहाँ पर हुआ। तो ये हम देखेंगे एक तरीके से कि किस तरीके से उन्होंने उस समय कॉन्स्टिट्यूशन के मूल्य के रूप में तो इनको सही ठहराया था, लेकिन वास्तविक रूप में आज भी उस नैतिक संपत्तियों को प्राप्त करने में बहुत सी मशक्कत करनी पड़े, आज भी उन मूल्यों को प्राप्त नहीं किया गया है। धर्मनिरपेक्षता का जो मूल्य कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, जो सामाजिक न्याय का दिया गया कि समाज में सभी समानता हो, क्या समानता है, आज भी नहीं है। तो ये जो असमानता की व्यवस्था बनी हुई, कहा जाता है कि मूल अधिकारों का लागू हो, लेकिन आज भी आप देखोगे रेलवे स्टेशन या सार्वजनिक जगह पर जगह जगह भिखारी पड़े, भूख से मरे, तड़प रहे। वो क्या है, क्या वो वास्तव में समाज में समानता स्थापित नहीं हो पाई? आज भी उनको है वो उनका अधिकार बाधित है कि दो जो उनकी रोटी भी आपको नहीं मिल रही है, तो आपके लिए क्या मूल्य रखते, क्या स्वतंत्रता, समानता, क्या उस व्यक्ति के लिए जो रेलवे स्टेशन पर भूखा पड़ा भीख मांग रहा उसके लिए स्वतंत्रता मायने रखती है? तो हम कहेंगे कि वास्तव के अंतर्गत जो कॉन्स्टिट्यूशन के मूल्य थे, जो व्यवस्थाएं स्थापित करने का काम किया था संविधान की, उन मूल्यों को वास्तव रूप में आज भी हासिल नहीं किया गया है। आज भी उनके लिए लंबा है वो काम करने की, बहुत ही ज्यादा काम करने की आवश्यकताएं है। संविधान के अंतर्निहित नैतिक तत्वों को जानने और उसके दावों के मूल्यांकन के लिए संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन का नजरिया अपनाने की जरूरत है, और ऐसा करना इस वजह से भी जरूरी है ताकि हम अपनी शासन व्यवस्था की बुनियादी मूल्यों की अलग अलग व्याख्याओं को एक कसौटी पर जांच सके। ये बात स्पष्ट है कि आज संविधान के बहुत से आदर्शों को चुनौती मिल रही है, और इन आदर्शों को संविधान में सूखे हुए फूल की भांति सिर्फ भर नहीं दिया गया है, बल्कि इन पर बार बार अदालतों में जिरह भी होती रही और हमारे राजनीतिक जीवन के भी अंग मिलते रहे। यानी आज जो संविधान के अंतर्गत जो नैतिक दर्शन है, जो नैतिक तत्वों को लिखा गया, जैसे स्वतंत्रता है, समानता है, भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता, ये जो लिखे गए हैं, ये वास्तव के अंतर्गत केवल और केवल कोरे कल्पना की तरह नहीं है कि जिस तरह से कोई फूल है उसको सजा कर आपने रख लिया, नहीं, ऐसा नहीं। उनको लागू करने के लिए समय समय पर अथक प्रयास भी किए गए। आपने देखा था कोई व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हुआ तो वह जुडिशरी का दरवाजा खटखटाने का काम कर रहा है। कोई सरकारें ज्यादा धर्म पर राजनीति कर रही, तो इस देश की जनता ने जब जब धर्म की राजनीति को की तब तक उनको मुंह की खानी पड़ी। तो ये भी काम है वो यह जनता ने करने का कहा। हालांकि वास्तविकता बहुत ही भिन्न है, जनता और सरकारें दोनों धर्म के इर्द गिर्द ही चलती रहती है। वास्तविक रूप में है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य कभी भारत बना ही नहीं। एक इतिहास की लंबी जो परिपाटी है उसमें भी आप देखोगे कभी भी धर्म रूप से एक दायरे में नहीं रहा, और नहीं रहा है, नहीं है और नहीं रहेगा। ये सबसे बड़ा एक विवाद है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की दृष्टि में जो कहा गया है वो चीजों को प्राप्त करने की कहीं ना कहीं कोशिशें वो करने की लंबी जिरह चलती रही। अब एक चीज आपको मैं उदाहरण दूंगा, जापान के संविधानकार किस तरीके से जापानी संविधान में जो कहा गया था कि हम जो जापान के लोग हैं हमेशा के लिए शांति की कामना करते हैं, और हम लोग हैं वो मानवीय रिश्तों का नियंत्रण रखने वाली उच्च आदर्शों के प्रति है वो सचेत है, सावधान है। इसलिए जो जापान का संविधान है वो शांति पर आधारित है। हम किसी भी तरह के युद्ध के अंतर्गत भाग नहीं लेंगे, किसी भी तरीके से है वो विश्व शांति को नुकसान पहुंचाने का काम नहीं करोगे। तो ये कौन कह रहा है? ये जापान का संविधान का दर्शन कह रहा है। तो आप कहोगे क्या सर हमारा संविधान भी ऐसा कर रहा है? बिल्कुल हमारा संविधान भी ऐसा कर रहा है। आप संविधान की जो प्रस्तावना मैंने आपको पढ़ाई थी उस समय उसमें कहा गया था कि हम जो भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य स्थापित करने के लिए कार्य कर रहे हैं, और जिसके अंतर्गत सभी तरह की समानता होगी व्यक्ति की है, सभी तरह के न्याय की बात की गई, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है।
व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की, वो भी हमारे संविधान की क्या थी, वो हमारा संविधान का दर्शन था, जो ये कहता है कि जो भारत वास्तव में जो संविधान है वो किसका है, कि हम भारत के लोग हैं। जो संविधान बनाने का काम है वो कुछ लोग नेताओं ने मिलकर नहीं काम किया, बल्कि पूरे देश की जो जनता है, पूरे देश के लोगों ने किया। क्यों? क्योंकि जो देश जिन नेताओं ने काम किया वास्तव में जनता को उनका क्या था, समर्थन प्राप्त था, और जनता की भी वैसी इच्छा थी, इसलिए वो कार्य हुआ। जैसे आप लोगों का मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो आप ये कल उठकर नहीं कहोगे कक्षा 11 के विद्यार्थियों का रिप्रेजेंट है, वो नहीं हुआ, तो कहोगे कि एक व्यक्ति ने रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब ये नहीं पूरे बच्चे शामिल है, नहीं, उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि आखिर में एक व्यक्ति रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है कक्षा 11 के बच्चों को, तो वह एक तरीके से कक्षा 11 के बच्चों की पूर्णतः सहानुभूति मेरे प्रति थी, पूर्णतः बच्चों की जो इच्छा थी, जो इच्छा शक्ति थी, वो मेरे साथ थी, इसलिए मैंने है वो कक्षा 11 के बच्चों की बात है वो कॉन्स्टिट्यूशन में रखने का काम किया। तो वैसे की वैसी वहां पर भी थी, कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में भी थी। अलग अलग जो हमारे नेता थे पूर्ण रूप से उनका जनता के द्वारा चुनाव नहीं हुआ, लेकिन सभी के साथ हैं वो जनता की कहीं ना कहीं सहानुभूति थी, इसके लिए उन्होंने क्या है लंबी लड़ाई लड़ने का काम किया। जापान के कॉन्स्टिट्यूशन का जो फिलोसॉफी क्या कहती है, उसका दर्शन क्या कह रहा है, उस दर्शन को आप समझोगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि संविधान का दर्शन क्या है। जापान सन 1946 के जापानी संविधान को बोलचाल में शांति का संविधान है वो कहा जाएगा। आपसे 1 नंबर में सवाल पूछा जाएगा कि शांति का संविधान किस देश के संविधान को कहा जाता है, तो आप कहोगे कि साहब जापान का जो संविधान है उसको शांति का संविधान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जापान के संविधान में है वो पूर्णतः शांति की बात है, वहां पर है की गई थी कि हम जापान के लोग हैं, पूर्णतः संपूर्ण शांति की बात करेंगे, हम किसी भी तरह के हैं वो युद्ध को नकारने का काम करते हैं। हालांकि इसका दूसरा पक्ष भी मैं आपको बताऊंगा। जापान के संविधान को बोलचाल में शांति का संविधान कहा जाता है। इसकी प्रस्तावना में कहा गया है कि हम जापान के लोग हमेशा के लिए शांति की कामना करते हैं और हम लोग मानवीय रिश्तों का नियंत्रण करने वाले उच्च आदर्शों के प्रति सचेत हैं, और जापान के संविधान का दर्शन है वो भी शांति पर आधारित है। यानी 1947 के अंतर्गत जो जापान का संविधान लिखा गया था, तो उसकी प्रस्तावना में कहा गया था कि हम सभी जो जापान के लोग हैं, सभी जापान के जो नागरिक है, वो हमेशा के लिए इस देश में शांति की कामना करते हैं, और हम लोग किसी भी तरह के मानवीय जो रिश्तों हैं, मानवीय रिश्तों के उच्च आदर्शों के प्रति सावधान रहेंगे, सचेत रहेंगे, और मानवीय रिश्ते जैसे भाईचारा है, कोई भी धर्म के साथ है वो हम भेदभाव नहीं करेंगे, सभी तरह के साथ में बैठकर रहें वो रहेंगे, क्योंकि समाज में किसी के साथ ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये जो मानवीय रिश्ते हैं, इन मानवीय रिश्तों के प्रति जापान के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम उच्च आदर्शों को संजोने का काम कर रहे हैं। तो जापान के संविधान का दर्शन है वो शांति पर आधारित है। शांति पर किस तरीके से आप कहोगे कि जो जापान है वास्तव में वहां के नागरिकों ने शांति की बात की कि जापान के जो नागरिक हैं वे शांति से रहेंगे, शांति से सभी के प्रति है वो मूल्य का काम करेंगे, क्योंकि शांति पर ही समाज टिका हुआ है। जब तक देश में शांति नहीं रहेगी, जब तक समाज में शांति नहीं रहेगी, तब तक है वो शांति का मूल्य है वो स्थापित नहीं किया जा सकता। और इसके लिए आप देखोगे कि जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 में कहा गया, कौन सा अनुच्छेद है? 9, संविधान के अनुच्छेद 9 किसका? जापान के संविधान का। जापान के संविधान का अनुच्छेद 9, जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि न्याय और सुसंगत व्यवस्था की जाएगी। कैसी व्यवस्था की जाएगी? न्याय और सुसंगत व्यवस्था की जाएगी जापान में। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति की ईमानदारी से कामना करते हैं, शांति पर आधारित है। किस पर? शांति पर आधारित शांति आधारित अंतर्राष्ट्रीय शांति की कामना ईमानदारी से करते हुए जापान के लोग राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में प्रतिष्ठित युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए धमकी अथवा बल के प्रयोग से सदा सर्वदा के दूर रहेंगे। यानी आप देखोगे जापान के जो संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन 9 है उसमें कहा गया है कि वहां पर न्याय और सुसंगत व्यवस्था रखी जाएगी। जापान के नागरिकों में किसी भी तरह का है वो भेदभाव नहीं किया जाएगा, एक व्यवस्थित है वो संविधान के द्वारा वहां का प्रशासन चलाने का काम हो जाएगा। दूसरा उन्होंने बात किया कि हम शांति की कामना करते हैं और संपूर्ण विश्व पटल पर न कि
बल्कि केवल जापान में तो संपूर्ण विश्व पटल पर है वो शांति और ईमानदारी की कामना करते हैं, और जापान के लोग हैं वो राष्ट्र के संप्रभु अधिकारों के लिए प्रतिष्ठित युद्ध या अंतर्राष्ट्रीय विवाद को सुलझाने के लिए धमकी अथवा बल का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि जो जापान राष्ट्र के लोग हैं वो क्या है, संप्रभु। संप्रभुता का मतलब ये हुआ कि हमारे ऊपर किसी भी महाशक्ति का है वो अधिकार नहीं करें। तो इन्होंने कहा कि कोई विश्व का या विश्व के कोई अन्य देश हैं जो हमसे युद्ध करें या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय विवाद पैदा करने का काम करेंगे, तो भी जो जापान का कॉन्स्टिट्यूशन, जापान का जो संविधान कहता है कि धमकी अथवा बल के प्रयोग से हम सदा सदा के लिए दूर रहेंगे और क्या करेंगे, हमेशा शांति से ही बात करेंगे, ताकि समाज, देश, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर है संपूर्ण विश्व में शांति की कामना कौन करते हैं, जापान के लोग कर रहे हैं। तो ये क्या है, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन का दर्शन है, जापान के संविधान की फिलोसॉफी का काम कर रहा है। इस बात का आप ध्यान रखना। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष है, कोई भी व्यक्ति शांति कब धारण करेगा, आप तनिक विचार कीजिए। कोई भी व्यक्ति शांति उस समय धारण करेगा जब उसने वो बहुत बड़ा घाव लिया हो। वही जापान की भी स्थिति। द्वितीय विश्व युद्ध ने पर्ल हार्बर के ऊपर है वो जापान आक्रमण करता है, अमेरिका का एक नौसैनिक अड्डा था उस पर, और बाद में जो कि आप देखोगे 1946 को 9 अगस्त को, और जो 2 परमाणु बम गिराए गए थे हिरोशिमा और जापान के शहर नागासाकी, उनके ऊपर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराए जा रहे हैं। कब का घटनाक्रम है ये, 9 अगस्त 1946 का। जापान के शहर है हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर 2 परमाणु बम गिराए गए थे। लिटिल बॉय था एक का नाम, और दूसरे का नाम था फैटमैन। वो ठीक है, उनके नाम की आवश्यकता याद रखने की नहीं। तो लिटिल बॉय और जो फैटमैन करके 2 परमाणु बम गिराए गए थे, जिनके कारण आज भी वहां की व्यवस्था में आप देखोगे तो लोग हैं वो या तो कैंसर पीड़ित या जन्मते हैं उस क्षेत्र के अंतर्गत। तो जब परमाणु बम गिराई तब जापान ने जाकर है वो घुटने टेकने का काम किया, अन्यथा जापान नहीं माना। जब 1947 के अंतर्गत जापान का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, तो एक तरफ है वो जापान के लोग जो नेता थे वहां संविधान लिखने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ है वहां पर अमेरिकी सेना की मौजूदगी थी। अमेरिका की सेना भी वहां पर ही थी, लेकिन ये लोग अपने काम में व्यस्त थे, उन्हें किसी भी तरह की दखल अंदाजी का काम है वो अमेरिकी सेना ने नहीं किया। हालांकि जो जापान है, जापान की सुरक्षा का उत्तरदायित्व वहां की कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा उल्लेखित है कि अमेरिका है, जब जापान को आवश्यकता होगी तो सैन्य सहायता देने का काम है वो कौन करेगा, अमेरिका देने का काम करेगा। इसलिए जापान में सैन्य सेना है वो सैनिक सेवा की व्यवस्था नहीं की गई, क्योंकि आवश्यकता हुई तो अमेरिका है वो देने का काम करेगा, बाकी पुलिस सेवा ही वहां पर काम करेगी। इसलिए वहां पर शांति का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा है जापान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। तो ये जापान के संविधान की फिलोसॉफी थी। उसके अनुच्छेद, उपयुक्त अनुच्छेदों के लक्ष्य को पूरा करने की बात को ध्यान में रखते हुए जापान ने जमीनी सेना, नौसेना, वायुसेना, युद्ध के अन्य साजो सामान कभी भी नहीं रखे। इससे पता चलता है कि संविधान निर्माण के समय की परिस्थितियां किस तरह संविधान निर्माताओं की सोच पर छाई हुई थी। यानी ये जापान के संविधान की बात की जा रही है कि जापान के संविधान में पूर्णतः शांति की बात की गई। जापान के संविधान में पूर्णतः शांति की बात कही गई है। पूर्ण शांति रहेगी कहां पर, जापान में। और इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए अनुच्छेद 2 में यह प्रावधान कर दिया कि जापान किसी भी तरह की सेना नहीं रखेगा, यानी नौसेना रखेगा नहीं, तो वायुसेना भी नहीं रखेगा, यानी सेना का कोई भी प्रकार, जमीनी यानी थल सेना का हुआ, नौसेना नेवी, वायुसेना यानी एयरफोर्स, और युद्ध के किसी भी तरह का कोई भी सामान है वो जापान नहीं रखेगा। इसका मतलब ये है कि जापान है वो पूर्ण शांति की कामना करता है, पूर्ण शांति की कामना जापान के संविधान में की गई।
संविधान का लोकतांत्रिक बदलाव पर बात करें। किस तरीके से जापान के संविधान में है वो शांति की बात की, जो क्या था वहाँ के संविधान का राजनीतिक दर्शन था। उसी तरह से भारत के संविधान में भी आगे मैं बात करूंगा कि किस तरीके से भारत के संविधान में भी कहा गया है कि भारत का संविधान है वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर है, वो समानता शांति का बर्ताव करेगा। आप देखोगे हमारे संविधान के अंतर्गत जो नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 51 में दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति में भारत अभिवृद्धि करेगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर कोई ऐसा मसला होगा तो भारत हमेशा शांति की हिमायत का काम करेगा और शांति से ही उस समस्या का निदान का प्रयत्न करेगा। पहले अध्याय में हमने संविधान के अर्थ और एक अच्छे संविधान की जरूरत के बारे में पढ़ा है और इस बात पर भी व्यापक सहमति है कि संविधान को अंगीकार करने का एक बड़ा कारण है कि सत्ता को निरंकुश होने से रोकना है। यानी प्रथम अध्याय में हमने देखा था किस तरीके से संविधान है वो काम कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो संविधान का जो कार्य था वो क्या है, सत्ता को निरंकुश होने से रोकना। सत्ता यानी राज्य या सरकार, सत्ता का मतलब हुआ सरकार को शासन करने हेतु पाबंद करना, यानी सत्ता को निरंकुश होने का मतलब है, निरंकुश का मतलब है उनको कोई इस तरह से काम नहीं करे कि जनता को कल है वो तानाशाही की रवैया इस तरह की कर ले। तो सत्ता यानी सरकार के ऊपर है वो एक तरह से क्या काम कर रहा है, पाबंद करने का काम कर रहा है सत्ता को, यानी सरकार को ज्यादा शक्तियां होने से सरकार है वो कल तानाशाही का रवैया अपनाएगी, कल जनता के अधिकारों का हनन करे। इसके लिए है वो सत्ता को निरंकुश करने के लिए क्या है, संविधान अपनाया गया, क्योंकि संविधान ये जिसमें जो क्या होगा नियमों का दस्तावेज होता है संविधान, तो उसमें सारे के सारे शासन करने हेतु नियम दिए होंगे, तो कल कोई भी सरकार है वो निरंकुश नहीं हो। आधुनिक राज्य की अति हद तक ताकतवर है और बल प्रयोग और दंड शक्ति पर राज्य का एकाधिकार माना गया। और आधुनिक राज्य की इतनी अधिक कोई भी राज्य है वो आधुनिक राज्य ज्यादा ताकतवर नहीं हो और ज्यादा है वो बल का प्रयोग और दंड शक्ति पर भी राज्य का एकाधिकार माना गया है। यानी राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह बल का प्रयोग करे, वह नागरिक यदि कोई निश्चित नियमों का पालन नहीं करें तो उनको दंड देने का काम करे, लेकिन ज्यादा भी राज्य ताकतवर नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपको मैंने कहा कि लाइसेंस जो बनाने का एक अधिकार है जो दिया गया, लाइसेंस बनाए, आप गाड़ी चला सकते हैं, आपकी 18 साल की उम्र है तो ही आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं, लेकिन सरकार का एक नियम है कि आपके पास लाइसेंस अनिवार्य होना चाहिए और आपकी 18 साल की उम्र है, आपको गाड़ी जो चलानी आती है तो आप चला सकते हैं। लेकिन आपने क्या किया कि आपको गाड़ी चलाने आते नहीं, आपके पास लाइसेंस भी नहीं है, 18 साल से भी कम उम्र, तो ऐसी स्थिति में सरकार का ये काम है, कर्तव्य कि वह क्या करे, बल का प्रयोग करे, आपको दंडित दें, आपको जुर्माना लगाइए, आपको जेल की सलाखों के पीछे डाले, तो क्या होगा कि अन्य लोग भी हैं वो इस कानून का पालन करेगा। तो ये सरकार को बाकायदा अधिकार भी दिए हुए, लेकिन इतने भी सरकार को अधिकार नहीं होने चाहिए कि आपके पास सब कुछ होते हुए आपको पकड़ के जेल में डालें, तो वो एक तरीके से नैतिक रूप से गलत होगा। तो ऐसी स्थिति में सत्ता को निरंकुश होने से हमें रोकना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है, संविधान जो कानून बना हुआ है वो सरकार को रोकने का काम कर रहा है। यदि ऐसे राज्य की संस्थाएं गलत हाथों में पड़ जाए तो क्या होगा, भले ही इन संस्थाओं का निर्माण हमारी सुरक्षा और भलाई के लिए किया गया है, परंतु ये बड़ी आसानी से हमारे विरुद्ध काम कर सकती हैं। राज्य की शक्ति का दुनिया भर का अनुभव बताता है कि अधिकांश राज्य कुछ व्यक्ति अथवा समूहों के हित को नुकसान पहुंचाने के दिशा में काम कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो हमें सत्ता के खेल के नियमों को इस तरह से बनाना चाहिए कि राज्य की प्रवृत्ति पर अंकुश लगे, और संविधान का यह बुनियादी नियम प्रदान करता है कि राज्य को हमेशा निरंकुश होने से बचाना चाहिए। यानी यहाँ पर बात निकल कर ये बात कह रहा है कि हमने एक विश्व के जो सभी संविधानों का लगभग एक अनुभव बताता है कि हमेशा राज्य के पास ज्यादा अधिकार है, राज्य हैं वो तानाशाही होगा, राज्य हैं वो सत्ता निरंकुश हो गई। यानी सत्ता ने इस तरीके से काम करना शुरू किया कि जो सरकार है, सत्ता यानी सरकार है, सरकार ने अपनी इच्छा शक्ति के मुताबिक कार्य किया, जो मनमानी हुई सरकारों ने काम किया, जनता कुछ भी करे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इतने निरंकुश हो गए। इसके लिए संविधान जैसे मूल्य हैं वो स्थापित करने हुए लिखित नियमों का दस्तावेज रखना पड़ा ताकि कोई भी सरकार है वो तानाशाही की स्थिति खड़ी नहीं करे। यदि सरकार तानाशाही की स्थिति करे तो संविधान में ऐसे नियम है कि बाकायदा जनता है वो उनको बाहर का रास्ता दिखा सकती है। तो ये एक महत्वपूर्ण कार्य है कि जब तक संविधान जैसी कोई व्यवस्था नहीं होगी
तब तक ये कार्य संभव नहीं है। इसके लिए है वो कॉन्स्टिट्यूशन है जो सरकार के ऊपर दबाव डालने का काम कराए, और ये बुनियादी नियम है जो राज्य को निरंकुश होने से वो काम करता है। निरंकुश का मतलब होता है तानाशाह। तानाशाह का मतलब होता है मनमाने रूप से काम करना। तो ये कहीं ना कहीं है वो काम कर रहे हैं। संविधान में हमारे गहरे सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त हमारे औपनिवेशिक दास्ता में रहे लोगों के लिए संविधान राजनीतिक आत्मनिर्णय का उद्घोष है और इसका पहला वास्तविक अनुभव है। अब किस तरीके से जो संविधान है वास्तव के अंतर्गत नागरिकों के लोकतांत्रिक साधन प्रदान करने का काम कर रहे हैं कि आप देखो कि संविधान ने क्या किया, लोगों को है वो लोकतंत्र का एक साधन दिया। वह साधन ऐसा है कि लोग हैं दास्ता की जो गुलामी थी उस गुलामी की जंजीर को दूर करके खुद निर्णय लेने का काम करें, तो वह किसने किया, वास्तव के अंतर्गत संविधान ने करने का काम किया। और इस बारे में जे.एन. नेहरू ने इन दोनों बातों को है वो अच्छी तरीके से समझने की बात कही। जो नीचे जे.एन. नेहरू की बात की गई है, उन्होंने कहा था कि जो संविधान सभा की मांग है वो पूर्ण आत्मनिर्णय की सामूहिक मांग का प्रतिरूप है, क्योंकि सिर्फ भारतीय जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से बनी संविधान सभा को बगैर बाहरी हस्तक्षेप के भारतीय संविधान बनाने का अधिकार है। उन्होंने जे.एन. नेहरू का ये स्टेटमेंट था कि जो संविधान सभा की मांग है वह पूर्णतः आत्मनिर्णय की मांग है। आत्मनिर्णय से हमने काम किया है, ऐसा नहीं है कि बाहरी हस्तक्षेप ने हमारी संविधान सभा का बनाने का काम किया है। और दूसरी उन्होंने ये भी बात रखी थी संविधान सभा सिर्फ जनप्रतिनिधियों अथवा योग्य वकीलों का जमावड़ा भर नहीं है, बल्कि वह स्वयं में राह पर चल पड़ा एक राष्ट्र है जो अपने अतीत के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे के खोल से निकलकर अपने बनाए नए आवरण को पहनने की तैयारी कर रहा है। तो ये जे.एन. नेहरू के दो स्टेटमेंट है, इनको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। जो वास्तव में क्या कर रहे हैं, राजनीतिक दर्शन स्थापित करने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये राजनीतिक दर्शन है। इन्होंने कहा कि संविधान है वो क्या है, जनप्रतिनिधियों वकीलों का जमावड़ा नहीं है, बल्कि क्या है, ये स्वयं राह में चल पड़ा एक राष्ट्र है। संविधान जो है वो वास्तव में एक राह में यानी एक रास्ते पर चलने वाले एक राष्ट्र की तरह काम कर रहे हैं, जो अतीत के अपने राजनीतिक और सामाजिक अनुभवों का जो खोल था, जो वस्त्र थे, उनको उतार करके नया वस्त्र धारण करने का काम कर रहा है। जिस तरीके से एक व्यक्ति किस तरह से राह पर चल पड़ा है और वह अपने जो पुरानी व्यवस्था और रीति रिवाजों को त्याग कर नई जगह पर जा रहा है, तो नई व्यवस्था को स्वीकार कर रहा है, उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन भी अपने आप में क्या है, नए वर्ण, नई व्यवस्था, नई राजनीतिक और सामाजिक ढांचे को धारण करने का काम कर रहा है। तो जे.एन. नेहरू का कथन था, पहली बात उनका कहना था कि संविधान सभा की मांग पूर्णतः आत्मनिर्णय की सामूहिक मांग का प्रतिरूप है, क्योंकि सिर्फ भारतीय जनता के चुने हुए प्रतिनिधि से बनी संविधान सभा को ही बगैर बाहरी हस्तक्षेप के भारतीय संविधान सभा बनाने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि जो हमारी संविधान सभा है उसका आत्मनिर्णय है ना, हम खुद लोगों ने निर्णय दिया, हमारे देश की जनता के निर्णय के द्वारा संविधान सभा बनाई गई है और उसमें भारत की जनता के द्वारा चुने हुए लोग हैं, उनसे संविधान सभा निर्मित है, उनके अलावा कोई भी बाहरी शक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं है। फिर दूसरा उन्होंने जो ये आपको दलील दी, दूसरी जो बात रखी जे.एन. नेहरू ने, नेहरू की दलील थी कि संविधान सिर्फ जनप्रतिनिधियों अथवा वकीलों का जमावड़ा भर नहीं है, बल्कि ये स्वयं में राह पर चल पड़ा एक राष्ट्र है जो अपने अतीत की राजनीतिक और सामाजिक ढांचे के खोल से निकलकर अपने बनाए हुए आवरण को पहनने का तैयारी कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जो संविधान सभा है वो अपने आप में एक राष्ट्र के रूप में, एक देश के रूप में है, जो अतीत के राजनीतिक और जो सामाजिक ढांचे का जो खोल था उससे निकलकर नवीन वस्त्र के धारण करने का काम कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी संविधान सभा है वो एक तरीके से क्या है, पूर्णतः संविधान सभा है वो मूल्यों के ऊपर, राजनीतिक मूल्यों के ऊपर आधारित थी। और उन्होंने क्या किया कि जो पुरानी व्यवस्था, पुराना जो राजनीतिक सफर था, सामाजिक व्यवस्थाएं थी, उनको बदलकर नई तरह की सामाजिक व्यवस्थाएं और जो राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने का काम किया। भारतीय संविधान का निर्माण परंपरागत सामाजिक ऊंच नीच के बंधनों को तोड़ने, स्वतंत्रता, समानता और न्याय के युग में प्रवेश के लिए हुआ है। और भारत के संविधान का यदि आप निर्माण देखोगे तो परंपरागत जो ऊंच नीच का भेदभाव था, उन ऊंच नीच के बंधनों को तोड़ने हेतु और समाज में समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु है वो किसकी स्थापना का काम कर रहा है, संविधान कर रहा है। यही संविधान का क्या है, नैतिक मूल्य है और इसी से इस संविधान ने वो कार्य किया है। भारत का संविधान इस नजरिए के अनुसार संविधान की मौजूदगी सत्ता से लोगों की शक्ति पर अंकुश ही नहीं लगाती, बल्कि जो लोग परंपरागत तौर पर सत्ता से दूर रहे उनका भी सशक्तिकरण और उनको हक दिलवाने का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो संविधान है वास्तव के अंतर्गत भारत का वो क्या है, मौजूद जो सत्ता में आसीन लोग हैं
मौजूद जो सत्ता में आसीन लोग हैं, जो सत्ता के अंतर्गत बैठे लोग हैं, उन पर अंकुश लगाने का काम नहीं कर रही। तो क्या करें, वो लोगों के ऊपर परंपरागत जो सत्ता से लोग दूर रहें। जैसे आप देखोगे कि आदिवासी लोग हैं वो जो पंचायती राज से बाहर रखी गई थी, उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए आप देखोगे कि हमने वो बाद में 1996 में मैंने पंचायती राज पढ़ाई, तो आदिवासियों हेतु पंचायती राज में भी प्रावधान किए गए। तो ये क्या है, तो वास्तव के अंतर्गत जो संविधान का जो नैतिक मूल्य है वो ये कह रहे हैं कि केवल और केवल सरकार के ऊपर है, वो आप अंकुश लगाने का काम करो, सरकार पर है वो आप दबाव रखो, सरकार को है वो ज़्यादा हठधर्मिता करने से अंकुश लगाने का काम नहीं, अंकुश लगाने का काम, अंकुश लगाने का काम ही नहीं, बल्कि क्या है, बल्कि शासन से दूर लोगों को भागीदारी देने का काम है वो भी करना, भागीदारी देने का काम करना। ये कौन करेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो वास्तव रूप में जो संविधान का काम होगा कि केवल और केवल सरकार के ऊपर ज्यादा काम अंकुश लगाओ, ये संविधान का मूल्य नहीं होगा, बल्कि वास्तव रूप में संविधान का मूल्य ये होगा कि जो कुछ वर्ग ऐसे हैं जो शासन से दूर रहें, जिनकी शासन के अंतर्गत भूमिका नहीं रही है, उन लोगों को भी शासन के अंतर्गत समुचित रूप से भागीदारी दी जाए, ताकि क्या है वे देश की व्यवस्था में शामिल हो सके, उनको भी अपने अधिकारों के बारे में जानकारी हो और उनके अधिकार हैं वो अपने अधिकारों का लाभ उठा सके। तो ये किसने कार्य किया था, ये संविधान का जो नैतिक संप्रत्यय है, जो संविधान के जो नैतिक मूल्य हैं, वही से संविधान के नैतिक मूल्य ही उस देश के संविधान का क्या है, दर्शन है। तो आपसे पूछा जाएगा कि संविधान के नैतिक मूल्य, संविधान के नैतिक मूल्य जैसे स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, संविधान के नैतिक मूल्य ही राजनीतिक दर्शन, संविधान के नैतिक मूल्य ही राजनीतिक दर्शन कहलाते हैं, या संविधान के नैतिक मूल्य क्या है, राजनीतिक दर्शन थे। तो ये राजनीतिक दर्शन की सामान्य परिभाषा ये आई कि जो संविधान के नैतिक मूल्य जैसे स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, भाईचारा, सामाजिक न्याय, ये संविधान का राजनीतिक दर्शन होगा, संविधान की फिलोसॉफी का कार्य करेगा। तो ये मोटे तौर पर हमने देखा कि किस तरीके से जो संविधान है, किस तरीके से जो संविधान की फिलोसॉफी है वो काम कर रही है, और उस फिलोसॉफी को हमने समझने की तरह की कि किस तरीके से हमने देखा कि जो एक देश के अंतर्गत हमने व्यवस्था का मूल्यांकन किया कि जापान के संविधान में बाकायदा लिखा हुआ कि जापान के जो नागरिक हैं वो समानता स्थापित करने हेतु काम करेंगे। तो वैसे कि वैसे हमारे भारत के संविधान में भी समानता की बात की गई है, और हमारे संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान के दर्शन की झलक किसकी है, संविधान के दर्शन की झलक मिलती है, वो वास्तव में किस में मिलती है, प्रस्तावना में मिलती है, और जिसमें कहा गया है कि सामाजिक, जिसके अंतर्गत न्याय की बात की गई है, न्याय सामाजिक है, आर्थिक न्याय है, धार्मिक है, राजनीतिक न्याय।
न्याय की बात की गई, फिर है स्वतंत्रता की बात की गई, ठीक है, फिर व्यक्ति के लिए गरिमा की बात की गई, धर्मनिरपेक्षता की बात की। तो हमने कहा कि जो संविधान के जो दर्शन है, जिस तरह से जापान के संविधान के दर्शन था कि जापान के संविधान की जो नागरिक हैं, जापान का संविधान कहता है कि हम विश्व पटल पर भी शांति स्थापित करेंगे, किसी भी तरह की सेना नहीं रहेंगे, और संपूर्ण विश्व में यदि हमें भी कोई युद्ध की धमकी दे रहा है तो भी हम शांति से उनसे बात करेंगे। तो भारत का संविधान की भी प्रस्तावना में यही है, वो संविधान के दर्शन की झलक मिलती है। और भारत का संविधान भी कहता है कि हमारे जो नागरिक है उनके साथ न्याय होगा। कैसा? सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी तरह का न्याय होगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, उसकी गरिमा यानी इज्जत होगी, और समाज में सभी धर्मों का क्या होगा? समान रूप से पालन किया जाएगा, कोई भी धर्म है वो श्रेष्ठ नहीं होगा। तो ये हमारे संविधान के भी मूल्य हैं जो हमें ये दर्शाने का काम कर रहे हैं। हमारे संविधान का भी यही दर्शन है जो दर्शाता है कि देश के अंतर्गत संविधान किस तरह से काम करेगा और संविधान के क्या क्या लक्ष्य हैं वो भी बताने का काम कौन कर रहा है? हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना कर रही है, और यही हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन है। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक न्याय करना, स्वतंत्र राष्ट्र की एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी गणराज्य, ये हमारे संविधान के क्या है प्यारे बच्चों? हमारे संविधान के राजनीतिक दर्शन है जिस पर हमारे संविधान का मूल टिका हुआ है। इस प्रकार मोटे मोटे तौर पर हमने संविधान के राजनीतिक दर्शन की बात की, किस तरह से जापान में और किस तरह से भारत में। मुझे उम्मीद है, अपेक्षाएं हैं कि आपको जो संविधान का राजनीतिक दर्शन का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा, और आगे जो भी हमारा बिंदु होगा उसमें भी हम विस्तृत रूप से चर्चाएं करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।